महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामा में जहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन एक बार फिर से खबरें आ रही हैं कि ऑल इज वेल हो चुका है। यानी आने वाले महानगर पालिका चुनाव में महायुति एक साथ चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए शिवसेना के नेता संजय निरुपम जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये पहला चुनाव 2 तारीख को गया, हमने देखा अलग-अलग जगहों पे चुनाव अलग लड़े थे। तब ये चर्चा का विषय बन चुका था कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब पूर्णविराम आपको लगता लग गया है और ये फैसला सही लिया गया है कि आने वाले जितने भी महानगर पालिका चुनाव हैं और जितने भी ग्राम पंचायत चुनाव हैं, वहाँ पर एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, महायुति में जो तीनों पार्टियां हैं उनके बीच सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं। तीनों पार्टियों के नेताओं ने एक साथ बैठकर यह फैसला किया था कि जो महाराष्ट्र में पहले फेज में जो नगर परिषद के चुनाव और नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में हम अलग अलग लड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को मौका मिले। सरकार में शामिल तीनों पार्टियां जब अलग अलग लड़ेंगी और आमने सामने होंगी तो थोड़ा बहुत छींटाकशी तो होगी। तो प्रचार के दरमियान थोड़ी बहुत बातें हुई, उसकी वजह से बोला गया महायुति खतरे में है, सरकार खतरे में है, ये आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि वो तभी तय हो गया था कि जो महानगर पालिका के चुनाव हैं, खासकर मुंबई महानगर पालिका के चुनाव, वो हमको मिलकर लड़ना है, ये पहले से तय था। तो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी, अजीत दादा पवार जी, जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख हैं, इन तीनों के बीच जो बैठक हुई, उस बैठक में ये तय किया गया है कि आने वाले चुनाव हम साथ में लड़ेंगे। मुंबई महानगर पालिका तो 100% साथ में लड़ रहे हैं। बाकी भी स्थानीय स्तर पर अगर लोगों की राय बनती है तो साथ में लड़ा जा सकता है। जैसे वसई विरार में साथ में लड़ने का प्लान हो गया, वहाँ के स्थानिक नेताओं ने तय किया। क्योंकि अगर आपको कांग्रेस को, उबाठा को, शरद पवार की पार्टी को और तमाम पार्टियों को अगर सत्ता से दूर रखना है तो आपको मिलकर के चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं और कामना करता हूं कि आने वाले सारे चुनाव, स्थानीय स्तर के जो चुनाव हैं, हमारी तीनों पार्टियों को मिलकर लड़ना चाहिए। सर, ये लगता है कि बहुत सही समय फैसला लिया, क्योंकि चुनाव की तारीखों का पहले ऐलान नहीं हुआ है, सिर्फ खबरें चल रही है। अगर अलग-अलग लड़ते हैं तो जो है हमने विधानसभा देखा साथ में लड़ा, लोकसभा अपने साथ में लड़ा। इस चुनाव में अगर अलग होते तो वैचारिक मतभेद अलग हो जाती हैं, कार्यकर्ताओं के बीच एक रोष आ जाता है। बिल्कुल। देखिए, जब चुनाव आप लड़ते हैं तो आपकी पार्टी का उम्मीदवार होता है, उस उम्मीदवार के हक में भाषण देने के लिए नेता जाते हैं और उस उम्मीदवार के साथी जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी भाषण देते हैं। अब भाषण देते समय सामने कौन लड़ रहा है ये हम भूल जाते हैं कि हमारा सहयोगी है। भाई अभी फिलहाल तो सामने लड़ रहा है, और जब सामने लड़ रहा है तो उसके खिलाफ बोलना पड़ता है। जब उसके खिलाफ बोलना पड़ता है तो कई बार मर्यादाएं टूट जाती हैं तो आपसी विवाद सामने निकल के आते हैं। लेकिन वो सारा का सारा एक टेम्पररी किस्म का एक विवाद था और वो विवाद अब खत्म हो गया। सर, इसके अलावा पार्थ पवार की कंपनी को जिलाधिकारी ने कहा है कि कलेक्टर ने कि आपको जो बकाया पैसा है वो भरना पड़ेगा। ये मामला कैसे देखते हैं, क्योंकि अजीत पवार के बेटे हैं, सरकार में शामिल है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बाप जो है अपने बेटे को बचा रहे हैं। नहीं, मेरे मन में सवाल ये है कि अजीत पवार जी के सुपुत्र श्री पार्थ पवार, उनकी कंपनी ने पुणे में कोई एक लैंड डील की कहा जाता है, और उसमें उनके साथ और भी कुछ साथी थे। और कहा जा रहा है कि भाई कलेक्टर ऑफिस हो या फिर स्टैम्प ड्यूटी वाला डिपार्टमेंट हो या तहसीलदार का कार्यालय हो, सभी लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया इनकी कंपनी को एक मदद करने के ख्याल से। फिर निकल के आया कि भाई बहुत बड़ा एक लैंड स्कैम हो गया है, बहुत कम पैसे में बहुत बड़ी ज़मीन खरीद ली गई है। सरकार ने तत्काल दखल दिया और कहा कि ये लैंड डील कैंसिल हो गया। अगर लैंड डील कैंसिल हो गया तो फिर स्टैम्प ड्यूटी भरने का ये आदेश क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी कोई डील होती है, कोई ज़मीन बिकती है, एक व्यक्ति के नाम से दूसरे के नाम पे जाती है, तब जाके स्टैम्प ड्यूटी भरा जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर अगर ये डील कैंसिल हो गई है तो मेरी समझ से बाहर की बात है कि आखिर वो कौन सी ड्यूटी भरी जा रही है और कौन सी ड्यूटी भरने का आदेश हो रहा है। सर, इसके अलावा एक आखिरी सवाल कि तमिलनाडु में जो घटना हुई है उसको लेकर आपने भी सवाल उठाए हैं शिवसेना यूबीटी पर। कैसे देखते हैं, अभी तक उद्धव ठाकरे जो है इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई बयान साफ? तमिलनाडु के मदुरई शहर के पास एक पहाड़ पर वर्षों पुराना एक मंदिर है और उस मंदिर में दिया जलाने के लिए, दीप प्रज्वलन करने के लिए मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच के एक जज हैं जीआर स्वामीनाथन साहब, उन्होंने आदेश दिया। बगल में कोई दरगाह है, दरगाह वालों ने ऐतराज किया
और दरगाह वालों ने ऐतराज़ किया तो उस ऐतराज़ के दबाव में डीएमके की सरकार आ गई और सरकार ने जज साहब के आदेश के खिलाफ आदेश जारी कर दिया कि हम इस आदेश को लागू नहीं होने देंगे, मतलब मंदिर में दिया नहीं जलने देंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान में किसी मंदिर में दिया नहीं जल रहा है और किसी मंदिर में दिया जलाने के मुद्दे पर इतना बड़ा विवाद हुआ और जज को आखिरकार आदेश देना पड़ा, उसका आदेश भी नहीं माना जा रहा है। उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अभी डीएमके के सांसदों ने मंदिर में दिया जलाने के आदेश देने के खिलाफ जज के खिलाफ एक महाभियोग की नोटिस दी है लोकसभा स्पीकर को। अब उस नोटिस में डीएमके के सांसदों ने साइन किया, समझ में आता है कि वो बेसिकली सनातन विरोधी है। कांग्रेस वालों ने साइन किया, कांग्रेस के एमपीज ने साइन किया, वो भी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी है, वो तो पूरा देश देख रहा है। शरद पवार जी की बेटी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद हैं सुप्रिया सुलेताई, उन्होंने भी साइन किया। अब शरद पवार जी की क्या पॉलिसी रही है महाराष्ट्र को मालूम है, लेकिन उस महाभियोग की नोटिस जिसमें एक जज के खिलाफ प्रताड़ना का कार्यक्रम शुरू हो रहा है क्योंकि उस जज ने मंदिर में दिया जलाने के लिए आदेश दिया, उस नोटिस पे उबाठा वालों ने भी साइन किया। दक्षिण मुंबई के जो उबाठा के सांसद है अरविंद सावंत का सिग्नेचर है, आज मैंने वो रिलीज भी किया। मेरा प्रश्न ये है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जिन्होंने पूरी जिंदगी हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदुओं की ताकत बने, अयोध्या में एक मंदिर के लिए उन्होंने एक पूरा आंदोलन छेड़ दिया और तमाम केस मुकदमे झेले, लखनऊ कोर्ट में आखिरकार हाजिर हुए हो एक मंदिर के लिए। उनके सुपुत्र की जो पार्टी है वह पार्टी एक मंदिर में दिया जलाने के खिलाफ जज को प्रताड़ित कर रही है, मतलब आपने हिंदुत्व छोड़ दिया। क्या उद्धव ठाकरे जी पूरी तरह से जिहादी हो गए? क्या उद्धव ठाकरे जिहादी प्रवृत्ति के लोगों के दबाव और प्रभाव में जी रहे हैं? उनको स्पष्ट करना चाहिए। बाला साहब के हिंदुत्व को उन्हें पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है क्या? यह उद्धव ठाकरे जी को बताना पड़ेगा। आज सामना में जिस प्रकार का एडिट आता है, सामना की स्थापना बाला साहब जी ने की थी ज्वलंत हिंदुत्व को पुरस्कार देने के लिए, ज्वलंत हिंदुत्व को सम्मान देने के लिए, हिंदुओं के रक्षण के लिए। आज दिखता है कि सामना अब जिहादियों का मुखपत्र बन गया है। सामना अब हिंदुओं का मुखपत्र नहीं है, शिवसेना का मुखपत्र नहीं है, वो जिहादियों का मुखपत्र है। तो ऐसे जिहादी प्रवृत्ति के लोगों के साथ जो उद्धव ठाकरे जी ने हाथ मिलाया है उसका हम निषेध करते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि अगर हिम्मत है तो खुल के बोलिए कि बाला साहब के हिंदुत्व से आपने हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता नाता तोड़ दिया। सर क्या ये इंडिया अलायंस में है, इस वजह से मजबूरी हो गई है उद्धव ठाकरे जी की कि इस तरह से उनके साथ? उनकी मजबूरी है कि नहीं है वो तो उनको बताना पड़ेगा। हम तो प्रारंभ से कह रहे थे कि आप जिसके साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं उसके चक्कर में बाला साहब का जो हिंदुत्व है वो बहुत ज्यादा दबाव में आएगा, प्रभाव में आएगा। और आखिरकार धीरे धीरे यही लगता है। उद्धव ठाकरे जी का पूरा कामकाज देख लीजिए। जब वो मुख्यमंत्री थे तो महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है। जब एनआरसी और सीए जैसी नीति बनती है तो उसका विरोध करते हैं उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी। जब वक्फ बोर्ड में का जो कानून है उसमें जब संशोधन लाया जाता है तो उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे के लोग बोलते हैं। मतलब ये पार्टी पूरी तरह से चंद मुस्लिम वोटों के लिए हिंदुत्व को हमेशा हमेशा के लिए तिलांजलि देती हुई दिख रही है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी9 भारतवर्ष, मुंबई। देखिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात तो समझ में आ रही है और दिख भी रहा है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी बार बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, भाग भाग के अमित शाह के पास जा रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं महायुति में बहुत ज़्यादा खटास है। और वो खटास का एक उदाहरण आपको दिखा होगा कोंकण में कि किस तरह से नीलेश और नीतीश राणे दोनों भाइयों में भी जो है वाक युद्ध शुरू था। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि सब कुछ शिंदे और महायुति में ठीक नहीं है। देवेंद्र फडणवीस और दोनों में देखिएगा कि 2-2 सीट की गैप होती है बैठने के लिए, तो सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, उनकी पार्टी है, उनको कैसे लड़ना है वो तो वो बता सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी जो है महानगर पालिका के चुनाव को लड़ रही है। उसके अलावा जी पार्थ पवार के जो कंपनी थी उसको लेकर एक और मामला जो है खबर सामने आई कि उसमें 21 करोड़ रुपए देने की बात जो है कही। आपको लगता है कि सरकार डिफेंड कर रही है क्योंकि अजित पवार के बेटे हैं, वो सरकार खुद बचा रही है उन्हें? देखिए, जब 70,000 करोड़ का घोटाला अजित पवार जी के ऊपर लगा था तो उसको तो सरकार बचा के उप मुख्यमंत्री बना ही दी। तो उनके पुत्र के ऊपर अगर इस तरह से आरोप लग रहे हैं तो मुझे लगता है कोई बड़ा आरोप नहीं है, क्योंकि जब 70,000 करोड़ माफ़ हो सकता है तो 21 करोड़ तो कुछ भी नहीं है उसके एवज में।
तो मुझे लगता है ये सब रफा दफा हो जाएगा, सिर्फ दिखाने के लिए लीपापोती की जा रही है, बाकी कुछ होने वाला नहीं है।